गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अपने स्थान पर सुरक्षित होंगे। तो बेटा आज हम अपनी जो पुस्तक है कृतिका का जो सेकंड पार्ट है मेरे संग की औरतें वो आरंभ करेंगे, क्योंकि जो पहला पार्ट है इस जल प्रलय में वो आपकी पाठ्य पुस्तक में आपके पाठ्यक्रम में नहीं है। वो आपको नहीं पढ़ना है, उससे कोई भी प्रश्न उत्तर नहीं पूछे जाएंगे। तो आज हम मेरे संग की औरतें पढ़ेंगे। ये जो मृदुला गर्ग हैं लेखिका, इन्होंने इस पाठ को लिखा है और उन्होंने अपने जीवन में जितनी भी अपनी आसपास औरतें देखी हैं उनके बारे में इस पाठ में लिखा है। औरतें यानी उनकी जो नानी थी, दादी थी, परदादी थी, माँ थी और उनकी जो बहनें थी, उन सब के बारे में इन्होंने इस पाठ में बताया है। तो इनके बारे में एक एक करके हम पढ़ते हैं। प्रस्तुत संस्मरण लेखिका मृदुला गर्ग द्वारा लिखा गया है। इसमें लेखिका ने अपने परिवार की औरतों के व्यक्तित्व और स्वभाव पर प्रकाश डाला है। लेखिका ने अपनी नानी के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। लेखिका की नानी अनपढ़, परंपरावादी और प्रथा प्रथा वाली औरत थी। यानी परंपरावादी यानी पुराने विचारों की, और प्रथा प्रथा हमेशा घूंघट किया करती थी। तो इस तरह से उनकी जो नानी के बारे में उन्होंने बताया कि वो पुराने ख्यालात की थी, कभी भी किसी भी पराये मर्द के सामने नहीं आती थी। लेकिन जब उसकी जो पुत्री है उसका विवाह के लिए बात की गई तो वो सामने आ जाती हैं। ठीक है, तो अब उसके नाना के बारे में बताते हैं। उनके नाना ने तो विवाह के बाद कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से बैरिस्ट्री पास की थी और विदेशी शान शौकत से ज़िंदगी बिताने लगे, परंतु नानी का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अतः नानी ने अपनी पुत्री की शादी की जिम्मेवारी अपने पति के एक मित्र स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा को सौंप दी थी। वे अपनी बेटी की शादी आज़ादी के सिपाही से करवाना चाहती थी। तो अब यहाँ पर उनकी जो नानी है वो अपनी बेटी की शादी के लिए किसी दूसरे जो पति हैं उनके मित्र के सामने आती हैं और उनको बोलती हैं कि आप ही मेरी पुत्री के लिए कोई आज़ाद हिंद जो आज़ादी के सिपाही हैं उनमें से कोई एक लड़का ढूंढेंगे और मैं उससे ही अपनी बेटी की शादी कर दूंगी। तो इस प्रकार से लेखिका की माँ की शादी एक स्वतंत्रता सेनानी से हुई और वे खादी की साड़ी पहना करती थी और उनके लिए असहनीय थी। लेखिका ने अपनी माँ को कभी भारतीय माँ जैसा नहीं देखा। वे घर परिवार और बच्चों के खान पान आदि में ध्यान नहीं देती थी। तो अब अपनी जो लेखिका है वो माँ के बारे में बताती हैं कि माँ उनकी कैसे थी कि वो खादी की साड़ी में रहती थी। उनके पास 2 या 3 साड़ियाँ थी, उन्हीं को वो पहनती थी और उनके पास ज़्यादा वस्त्र नहीं थे। लेकिन जब पहले जो घर था उनका नाना का घर था उसमें वो बहुत अच्छे से कपड़े पहना करती थी। लेकिन शादी के बाद मध्यम वर्गीय परिवार में उनकी शादी हो गई, जिसके कारण से उनका जो रहन सहन है उसमें बदलाव आया। वो घर के किसी भी कामकाज में नहीं भाग लेती थी, क्योंकि वो बहुत ही नाजुक किस्म की और कोमल किस्म की स्त्री थी। ना तो वो बच्चों पर ध्यान देती थी, ना उनके खान पान पर ध्यान देती थी। वो केवल अपने कमरे में ही रहा करती थी। तो आगे इसके बारे में पढ़ते हैं। उन्हें पुस्तकें पढ़ने और संगीत सुनने का बहुत शौक़ था। उसमें 2 गुण मुख्य थे। ये पहला कि कभी वह झूठ नहीं बोलती थी और दूसरा वे एक की बात दूसरे को कभी भी नहीं बताती थी। इसी कारण उन्हें घर में आदर और सम्मान दिया जाता था और लेखिका की परदादी को लेख से हटकर चलने का बहुत अधिक शौक़ था। ठीक है, अब यहाँ पर लेखिका अपनी दादी के बारे में बता रही हैं कि जो दादी थी उनकी कैसी थी कि वो दादी थी जो वो लीक से हटकर हमेशा काम किया करती थी। वो ने जब उस समय में लोग जो थे वो क्या करते थे कि पोते के लिए मन्नतें माना करते थे, मंदिरों में जाते थे, माथा टेकते थे और पोते की उम्मीद किया करते थे। लेकिन जो लेखिका की परदादी थी, लोग कहते थे कि उनका भगवान के साथ सीधा कनेक्शन है, वो बहुत पूजा पाठ किया करती थी। और लेकिन वो जब मंदिर जाती थी तो वो हमेशा कहा करती थी भगवान से
कि मुझे अपने पोते की जो पतोहू है उससे जो पहली औलाद है वो लड़की ही चाहिए। तो वो भगवान से इतना मांगा करती थी कि उनकी ईश्वर ने इतनी सुनी कि उनके घर में 5 कन्याएं हो गई। और एक बार घर के सभी लोग घर से बाहर बारात में गए हुए थे और घर में जागरण था। तब लेखिका की दादी शोर मचने की वजह से दूसरे कमरे में जाकर सोई हुई थी। तभी चोर ने सेंध लगाई और उसी कमरे में घुस गया। पर दादी की नींद खुल गई। उन्होंने चोर से एक लोटा पानी मांगा। बूढ़ी दादी के हट के आगे चोर को झुकना पड़ा और कुएं से पानी ले आया। पर दादी ने आधा लोटा पानी खुद पिया और आधा लोटा चोर को पिला दिया और कहा कि अब हम माँ बेटे हो गए हैं और अब तुम चाहे चोरी करो या खेती करो। उनकी बात मानकर चोर चोरी छोड़कर खेती करने लग गया। यानी कि वह एक ऐसी स्त्री थी जिन्होंने एक चोर को भी एक कामकाजी जो व्यक्ति है वो बना दिया था। लेखिका की बहनों में कभी भी हीन भावना की बात नहीं आई। कि वे लड़की हैं, कि उनको लड़कों के समान ही आदर दिया जाता था। पहली लड़की जिसके लिए परदादी ने मन्नत मांगी थी वह थी मंजुला भगत और दूसरे नंबर की लड़की खुद लेखिका मृदुला गर्ग थी। घर का नाम उमा था। तीसरी बहन चित्रा और उसके बाद रेणु और अचला नाम की बहनें थी। इन 5 बहनों के बाद एक भाई राजीव था। लेखिका का भाई राजीव हिंदी में और अचला अंग्रेजी में लिखने लगी। और रेणु विचित्र स्वभाव की थी। वह स्कूल से वापसी के समय गाड़ी में बैठने से इनकार कर देती और पैदल चलकर पसीने से तरबतर होकर घर आती। उसके विचार सामंतवादी व्यवस्था के खिलाफ थे। वह बीए पास भी करना उचित नहीं मानती थी। यानी वो अपना काम खुद करने में विश्वास रखती थी। वो ना तो गाड़ी में चलना पसंद करती थी, वो पैदल चलना ज़्यादा पसंद करती थी। तो वो थोड़े उनको अजीब से स्वभाव की लगती थी। लेखिका की तीसरी बहन चित्रा को पढ़ने में कम और पढ़ाने में अधिक रुचि थी। इसी कारण उसके शिष्यों से उसके अंक कम आते थे। यानी वो खुद कम पढ़ती थी, दूसरों को अधिक पढ़ाती थी और इसी कारण से जिनको वो पढ़ाती थी उनके नंबर ज़्यादा अच्छे आते थे और जो वो खुद पढ़ती थी उसमें उसके अंक कम आते थे। उसने अपनी शादी के लिए एक स्वयं ही लड़का पसंद करने का ऐलान किया था कि वह जिससे शादी करेगी और उसी से उसने शादी की। अचला सबसे छोटी बहन पत्रकारिता और अर्थशास्त्र की छात्रा थी। उसने पिता की पसंद से शादी कर ली और उसे भी लिखने का रोग था। सभी ने शादी का निर्वाह भली भांति किया। लेखिका शादी के बाद बिहार के एक कस्बे में डालमिया नगर में रहने लगी और वहीं पर वहाँ की औरतों के साथ उन्होंने नाटक भी किए। उसके बाद मैसूर राज्य के कस्बे बागलकोट में रही। अब लेखिका अपने बारे में बताती है कि शादी के बाद उसने क्या क्या किया। वहाँ लेखिका ने अपने बलबूते पर प्राइमरी स्कूल खोला जिसमें अनेक और अन्य अफसरों के बच्चों ने अपनी पढ़ाई की और भिन्न भिन्न शहरों के अलग अलग विद्यालयों में दाखिला लिया। विद्यालय खोलकर लेखिका ने दिखा दिया कि वह अपने प्रयास में कभी असफल नहीं हो सकती, कि जब वो प्रयास करती है वो हमेशा सफल होते हैं। परंतु लेखिका स्वयं को अपनी छोटी बहन रेणु से कमतर आंकती थी। वे एक अन्य घटना का स्मरण करते हुए लिखती हैं कि दिल्ली में 1950 के अंतिम दौर में 9 इंच तक बारिश हुई। चारों तरफ पानी भरा हुआ था। रेणु की स्कूल बस नहीं आई थी। सबने उसे कहा कि स्कूल बंद होगा, अतः वह स्कूल ना जाए, किंतु वह नहीं मानी। अपनी धुन की पक्की वह 2 मील पैदल चलकर स्कूल गई और स्कूल बंद होने पर वापस घर लौट कर आई। लेखिका मानती है कि अपनी धुन में मंजिल की ओर चलते हुए और अकेलेपन का कुछ और ही मज़ा होता है। कि लेखिका अपनी बहन को अधिक माननीय मानती थी क्योंकि वो अपनी धुन की पक्की थी। जो वो चाहती थी वो कर कर हटती थी। तो इसलिए लेखिका अपनी बहन को अपने से ज़्यादा मानती है। ठीक है, तो इस तरह से लेखिका अपने सभी बहनों के बारे में, नानी के बारे में, परदादी के बारे में और अपनी माँ के बारे में बताती हैं, जिससे
कि इस पाठ का नाम क्या रखा गया है, मेरे संग की औरतें। ठीक है, तो इसी के साथ आपका पाठ खत्म होता है। इस पाठ को आप ध्यानपूर्वक किताब में से पढ़ें और तो जल्दी से अच्छे से समझ आ जाएगा। थैंक यू सो मच।